आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक पत्थर की कहानी कहती है। एक ऐसा पत्थर जो जमीन के नीचे दबा है और वहां से निकलकर हमारे घरों, हमारी गाड़ियों और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। हम बात कर रहे हैं खनिज संसाधनों और औद्योगिकरण की। इस पूरी कहानी में सरकार की नीतियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा है और उन लोगों का जीवन है जिनकी जमीन के नीचे ये खजाना छिपा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद इस पूरी यात्रा को समझना है। ये सिर्फ भूगोल या अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि विकास की असली कीमत कौन चुकाता है। हम देखेंगे कि कैसे 1990 के दशक में लिए गए एक फैसले ने भारत में खनन की पूरी तस्वीर बदल दी और उसका असर आज तक हम पर हो रहा है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम खनिज या मिनरल कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सोना, चांदी या लोहा, कोयला ही है? आमतौर पर हम यही सोचते हैं, लेकिन कानून की नज़र में इसकी परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है। वैज्ञानिक तौर पर तो खनिज एक प्राकृतिक, ठोस और रवेदार चीज है, लेकिन भारत का माइंस एक्ट 1952 कहता है कि जमीन से खोदकर, ड्रिल करके या काट कर निकाली गई हर प्राकृतिक चीज खनिज है। हर चीज? हाँ, हर चीज। इसमें आपका पत्थर, रेत, मिट्टी, कोयला, धातु, हीरे, यहाँ तक कि पेट्रोल और नेचुरल गैस भी शामिल हैं। अच्छा, मतलब जिस सीमेंट और लोहे की छड़ों से हमारा घर बनता है वो भी खनिज है, और जिस पेट्रोल से हमारी गाड़ी चलती है वो भी। ये तो वाकई हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतने जरूरी हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमारे स्रोत बार बार दोहराते हैं। ये संसाधन अनवीकरणीय हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, हाँ। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। जो कोयला हम आज जला रहे हैं वो डायनासोर के जमाने का है। एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर ये इतनी कीमती है और पूरे देश के लिए जरूरी है तो इन पर हक किसका है? मान लीजिए किसी के खेत के नीचे कोयले की खदान निकल आए, तो क्या वो कोयला उस किसान का हो जाएगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और दुनिया में इसके अलग अलग जवाब हैं। अमेरिका या ब्रिटेन में अगर ऐसा हो तो वो खजाना जमीन के मालिक का होता है, लेकिन भारत का कानून बिल्कुल अलग है। यहाँ संविधान कहता है कि जमीन की सतह तो आपकी हो सकती है, लेकिन उसके नीचे जो भी खनिज हैं वो पूरे देश की संपत्ति हैं। मतलब वो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है। ये तो एक सार्वजनिक संपत्ति हुई है ना? एकदम सही। और क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए इसके इस्तेमाल से जुड़े नियम केंद्र सरकार बनाती है। कोई भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अगर खनन करना चाहती है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है और निकाले गए खनिज पर रॉयल्टी यानी एक तरह का शुल्क चुकाना पड़ता है। ठीक है, पर यह व्यवस्था तो शुरू से रही होगी, लेकिन हमारे स्रोत 1990 के दशक में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा क्या हुआ था? 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और उसकी लहर खनन क्षेत्र तक भी पहुंची। 1993 में एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति आई। इससे पहले तक भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश मानते थे कि देश के खनिज पर देश की ही सरकारी कंपनियों का हक होना चाहिए, लेकिन इस नई नीति ने दरवाजे खोल दिए। इसके लिए दरवाजे खोल दिए निजी और विदेशी कंपनियों के लिए। सरकार ने उन्हें भारत में आकर खनन करने का न्योता दिया, यहां तक कि वो जरूरी खनिज जो पहले सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित थे उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। मतलब दशकों से चली आ रही सोच को पूरी तरह से पलट दिया गया। सरकार ने इसके पीछे वजह क्या बताई? सरकार का तर्क सीधा था। उनका कहना था कि हमारे पास आधुनिक तकनीक और इतना पैसा नहीं है कि हम खुद इन खनिजों को ठीक से निकाल पाएं। अच्छा, इस वजह से हम उत्पादन में पीछे हैं और दुनिया में खनिजों की जो मांग बढ़ रही है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। निजी कंपनियां पैसा भी लाएंगी और टेक्नोलॉजी भी। सतह पर तो ये एक अच्छा विचार लगता है कि निजी कंपनियां पैसा और तकनीक लाएंगी तो उत्पादन बढ़ेगा और देश को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन क्या स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि जमीनी हकीकत भी इतनी ही अच्छी थी? यहाँ पर कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पिछले 20-25 सालों में जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। उल्टा? उल्टा कैसे? देखिए, आर्थिक तौर पर क्या हुआ। सरकार का लक्ष्य था कि खनन से देश की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन हुआ ये कि साल 2000 में खनन का हिस्सा जीडीपी में 3% था, जो 2014 तक घटकर 2.3% रह गया। ये कैसे हो सकता है? अगर उत्पादन बढ़ा तो जीडीपी में हिस्सा घटना तो नहीं चाहिए। ये तो कोई पहेली लग रही है। एक बहुत बड़ा विरोधाभास।
और इसकी एक बड़ी वजह उन शर्तों में छिपी है जिन पर इन कंपनियों को खनन की ठेके दिए गए हैं। स्रोतों के मुताबिक कई ठेके बहुत कम रॉयल्टी दरों पर दिए गए हैं, तो उत्पादन का बड़ा हिस्सा मुनाफे के तौर पर कंपनियों की जेब में गया, सरकारी खजाने में नहीं। और रोजगार का क्या? रोजगार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी लगभग स्थिर ही रहा। तो आर्थिक मोर्चे पर तो ये नीति खरी नहीं उतरी, लेकिन इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ा? खनन तो वैसे भी पर्यावरण के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण पर इसका बहुत ही विनाशकारी असर हुआ। निजी कंपनियों पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वे सिर्फ मुनाफा देखती हैं। खनन करने के बाद वे उन गहरी खदानों को खुला छोड़ देती हैं। उन्हें भरती नहीं है? नहीं, उन्हें मिट्टी से भरने और वहां फिर से पेड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी वे नहीं उठाती। ये वीरान गहरी खदानें आज देश के कई हिस्सों में पर्यावरण के विनाश का प्रतीक बन गई हैं। और जंगलों और पानी का क्या? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1981 से लेकर आज तक खनन के नाम पर लगभग 2 लाख हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए गए हैं। 2 लाख हेक्टेयर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और खनिजों को धोने की प्रक्रिया में स्थानीय नदियां और तालाब इतने प्रदूषित हुए हैं कि उनका पानी इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचा है। और जाहिर है जहाँ जंगल है, नदियां हैं, वहीं हमारे आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। उन पर इसका क्या असर हुआ? उन पर इसका सबसे गहरा और दुखद असर हुआ है। भारत के ज्यादातर खनिज उन्हीं इलाकों में हैं जो सदियों से आदिवासी समुदायों के घर रहे हैं। जंगल उनकी आजीविका का आधार है। जब जंगल कटते हैं और जमीन छिन जाती है तो वे बेघर हो जाते हैं। लेकिन कानून तो उनकी सहमति की बात करता है। कानून तो कहता है कि उनकी सहमति के बिना खनन नहीं हो सकता, लेकिन अक्सर इन कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि जो लोग संसाधनों से सबसे अमीर जमीन पर रहते हैं, वे ही विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट जाते हैं। तो ये कहानी एक पत्थर की नहीं, बल्कि एक पूरी नीति के अप्रत्याशित नतीजों की है। चलिए अब कुछ खास खनिजों की बात करते हैं। सारे खनिजों की लिस्ट देखने के बजाय 2 बिल्कुल अलग तरह के खनिजों की कहानी देखते हैं। एक जिसमें भारत आत्मनिर्भर है, जैसे लौह अयस्क, और दूसरा जिसके लिए हम दूसरों पर निर्भर है, जैसे पेट्रोलियम। इन दोनों की कहानी में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा तरीका इसे समझने का। लौह अयस्क यानी आयरन ओर आधुनिक विकास की रीढ़ है। आपके घर के सरिये से लेकर रेलवे लाइन और गाड़ियों तक सब कुछ स्टील से बनता है, जो लोहे से आता है। अच्छी बात यह है कि भारत में बहुत अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क मिलता है। अच्छी क्वालिटी से क्या मतलब है? मतलब हमारे यहाँ जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का अयस्क मिलता है, उसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, यानी कम पत्थर से ज्यादा लोहा निकलता है। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र तो दुनिया की सबसे अच्छी लौह अयस्क खदानों में से एक माना जाता है। हम अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद इसे दूसरे देशों को बेचते भी हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आत्मनिर्भरता की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आज की दुनिया की ऊर्जा है, लेकिन यहाँ हमारी कहानी बिल्कुल उल्टी है। हम अपनी जरूरत का सिर्फ 1/4 से भी कम उत्पादन करते हैं। बाकी सब कुछ हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है। और उस पर देश का बहुत पैसा खर्च होता होगा। बहुत ज्यादा। भारत में इसकी खोज असम के डिगबोई में 1890 में हुई थी, जो बहुत पुरानी बात है। बाद में गुजरात और फिर समुद्र में मुंबई हाई में बड़े भंडार मिले, लेकिन वो हमारी बढ़ती जरूरतों के लिए नाकाफी हैं। तो ये 2 तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे कुछ खनिजों में हम ताकतवर हैं और कुछ में मजबूर। अब सबसे अहम सवाल, ये सारे खनिज जमीन के नीचे से निकाले तो जाते हैं, पर इनका होता क्या है? यहीं से कहानी औद्योगिकरण की तरफ मुड़ती है। बिल्कुल। एक बार खनिज निकल गया तो उसे कारखानों तक पहुंचना होता है, जहां वो हमारे इस्तेमाल की चीजों में बदलता है। अब सवाल ये है कि कोई कारखाना कहाँ लगाया जाए। इसका एक ही जवाब है, जहां सबसे ज्यादा मुनाफा हो। बाजार कहाँ है, बिजली पानी की सुविधा है या नहीं, सरकार की नीतियां कैसी हैं, और शायद आज के दौर में सबसे जरूरी चीज, क्या वहां कुशल लेकिन सस्ता श्रम उपलब्ध है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस सोच में भी समय के साथ एक बड़ा बदलाव आया है। पहले कारखाने कच्चे माल के पास लगते थे। हाँ, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा और धीमा था। लोहा बहुत भारी होता है तो उसे खदान से दूर ले जाने में बहुत खर्च आता था, इसलिए स्टील प्लांट हमेशा खदानों के पास ही लगते थे। और अब? लेकिन आज ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया है। अब कंपनियां देखती हैं कि सबसे सस्ता मजदूर कहाँ मिलेगा। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है हमारे पास? एक कमाल का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की खदानों से लौह अयस्क निकाला जाता है। अब उसे ट्रक या ट्रेन से भेजने के बजाय उसे पानी के साथ घोलकर एक गाढ़ा घोल यानी स्लरी बनाया जाता है। पत्थर को पानी में घोलकर? हाँ, और फिर उस घोल को एक पाइपलाइन के जरिए 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक भेजा जाता है। पाइपलाइन से? जी, सोचिए, पहाड़ से निकला पत्थर पाइप के रास्ते समुद्र तक पहुंच रहा है। मतलब पहाड़ से निकाले गए पत्थर को पानी में घोलकर
250 किलोमीटर लंबी पाइप से भेज दिया जाता है। ये तो सुनने में ही कमाल लगता है। इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि मुनाफे के लिए उद्योग किस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, इसी सोच ने भारत में अलग अलग औद्योगिक प्रदेशों को जन्म दिया है। चलिए 2-3 अलग अलग तरह के प्रदेशों को देखते हैं। एक जो भारत का सबसे पुराना औद्योगिक केंद्र है, हुगली प्रदेश, यानी कोलकाता के आसपास का इलाका। हाँ, ये भारत का पहला विकसित औद्योगिक प्रदेश है। कोलकाता बंदरगाह की वजह से ही यहाँ जूट उद्योग का गढ़ बन गया। आज भी भारत का 70% जूट का सामान यहीं बनता है। ये एक पारंपरिक पुराने उद्योग पर आधारित क्षेत्र है। और इसकी तुलना में अगर हम किसी नए दौर के औद्योगिक प्रदेश को देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है बेंगलोर कोयम्बटूर प्रदेश। यहाँ कोई पुराना उद्योग नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये भारत का आईटी और सॉफ्टवेयर हब बन गया है। भारत की सिलिकॉन वैली। हाँ, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां यहीं से शुरू हुईं। इसीलिए बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये ज्ञान पर आधारित उद्योग का केंद्र है। और एक तीसरा उदाहरण जो सीधे तौर पर खनिजों पर ही निर्भर हो, वो है छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र। ये बाकी प्रदेशों से अलग है क्योंकि इसकी पूरी बुनियाद ही स्थानीय खनिजों पर टिकी है। भिलाई का स्टील प्लांट, जी, जिसे रूस की मदद से बनाया गया था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा। उसे लोहा पास की दल्ली राजहरा की पहाड़ियों से मिलता है और कोयला कोरबा की खदानों से। इसी तरह कोरबा में बॉक्साइट मिलता है तो वहां बैल्को का एल्यूमिनियम का कारखाना लगा दिया गया। तो ये 3 उदाहरण 3 अलग-अलग कहानियां बताते हैं, एक परंपरा की, एक नई तकनीक की और एक सीधे-सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता की। इसका मतलब ये हुआ कि औद्योगिकरण एक दो-धारी तलवार है। एकदम सही। इसके फायदे हम सब जानते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो चीजें सस्ती मिलती हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, नए रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो क्या है? वो है पर्यावरण की भारी कीमत। कच्चे माल के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हैं, जंगल, पानी, खनिज, सब कुछ। फिर कारखानों से जो जहरीला कचरा और धुआं निकलता है वो हमारे पानी, जमीन और हवा को बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमारे स्रोत कहते हैं कि तेज रफ्तार से होने वाला औद्योगिकीकरण पर्यावरणीय समस्याओं की जननी है। तो आज हमने जमीन के नीचे दबे एक पत्थर से शुरू करके एक बड़े कारखाने तक का सफर देखा। और ये साफ है कि ये कोई सीधी आसान राह नहीं है। ये उत्पादन, मुनाफा, पर्यावरण और इंसानी जिंदगियों के बीच संतुलन साधने की एक बहुत ही जटिल और उलझी हुई कहानी है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पिला के छोड़ती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम अक्सर जीडीपी के आंकड़ों और उत्पादन की मात्रा को देखते हैं। लेकिन अगर इस विकास की कीमत हमारे जंगल, हमारी नदियां और हमारे ही कुछ समुदायों का विस्थापन है, तो क्या हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि हम जिसे विकास कह रहे हैं वो वाकई विकास है या हमें विकास को मापने के अपने पैमाने को ही बदलने की ज़रूरत है?